अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सित्रा इकबाल और आज यानी 10th ऑफ मार्च मेरा फेवरेट डे आउट ऑफ ऑल द डेज इन द ईयर। और इसकी वजह क्या है आपको गेस करना है, मुझे सोशल मीडिया पे बताना है, लेकिन इट इज़ इंडीड अ डे जब मुझे लगता है कि एक होप की, फेथ की रिवाइवल होती है ना, जैसे जब आपको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ पॉसिबल है। अगर इस वक्त चीज़ें थोड़ी सी उलझी हुई भी हैं, इंशाल्लाह ताला जल्दी सुलझ जाएंगी। आई थिंक यू आर एबल टू स्टार्ट योर डे विद द सेम नोट, उसी हाई एनर्जी के साथ, हाई वाइबिंग एनर्जी के साथ ज़रा दिन का मुकाबला कीजिए और मेरे ख्याल में बहुत तू मैं हो चुकी है, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। कन्फ्यूजन जब ख़त्म होता है ना तो ऐसा लगता है सारे रास्ते बड़े क्लियरली आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, आइज़ ऑन द गोल, कई दफ़ा मुझे ये लगता है कि जो हमारा हदफ होता है इस बात की बहस में कि वहाँ तक पहुँचने का सही तरीका क्या है, हमारी निगाह हमारे हदफ से हट जाती है। आज हम कोशिश करेंगे कि टू द पॉइंट बात करें, और बड़ी अहम बात है क्योंकि ख़वातीन का जिक्र तो हमने देखा कि पूरे हफ्ते और कल के रोज़ और संडे को भी होता रहा। आज हमने सोचा कि वाई नॉट फोकस ऑन द मेन। हमने आदमी को एक बहुत ही इमोशनलेस, हार्ड किस्म का इमेजिन कर लिया, और ये मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि मेन कैन बी इक्वली कंपैशनेट, स्ट्रॉन्ग येट सपोर्टिव। तो हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी सूरत हाल डेवलपिंग हमारे सामने है, कोरोना वायरस। सिंध में हम देख सकते हैं कि 15 अफराद, अभी तक की जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान में सिंध भर में हमें 15 पॉजिटिव्स मिले हैं कोरोना वायरस के, और मुझे लगता है कि हमने इसको बहुत ही लाइटली ले लिया। इफ़ यू लुक अराउंड आपको नज़र आएगा कि पूरी दुनिया में इसके लिए बड़े सख्त मेजर्स लिए जा रहे हैं, सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। हमने शौकिया कहीं ना कहीं अपने घर के पास, अपने काम के, अपने दफ्तर में सैनिटाइज़र तो रख लिया है, लेकिन इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। बच्चों की छुट्टियां हैं तो उन छुट्टियों को बाकायदा वेकेशंस की तरह मनाया जा रहा है, यानी बच्चों के साथ लोग बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं। यू सपोज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ख़ास तौर पे अगर इन एक्टिविटीज़ की वजह से अगर बच्चा खुदा ना खासा बीमार पड़ता है या किसी ऐसे शख्स से जो कि कोरोना पॉजिटिव है उसकी इंटरेक्शन हो जाती है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको यकीन नहीं होगा, मैं पर्सनली फ्रेंड्स को जानती हूँ जो इस वीकेंड पे उन्होंने दुबई का, सिंगापुर का, मनीला का रुख कर लिया। खैर वैसे कल की जो मार्केट की मंदी रही है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में है, आज शायद हमें कदर थोड़ी आ जाएगी। इस वक्त जी मईशत का भी, और ना सिर्फ पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की मईशत को, मार्केट्स को बड़ा धचका लगा है। कल अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, 5.5% की मंदी आई है। इसके अलावा अगर आप सिंगापुर, मनीला, सिडनी, मुंबई, तमाम दुनिया की मार्केट्स देखेंगे, बहुत बड़ा झटका लगा है। आलमी मंडी में तेल की प्राइसेस तो नीचे आई हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें लगता है कि हम उसकी कोरिलेशन नहीं कर पाते। हम सब छोटी सी बात करते हैं, हमें रिलीफ दे दें, पेट्रोल हमारा सस्ता कर दें, लेकिन जैसे ही मंदी, आलमी मार्केट में ये मंदी आएगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम होंगी, हमारी रेमिटेंसेस भी कम होंगी, और इसका जो इस वक्त तखमीना लगाया जा रहा है कि कम अज़ कम जो हमें झटका पड़ सकता है वो 1 से 2 अरब डॉलर का है। लेकिन इसकी एक पॉजिटिव साइड हमारे सामने ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो जाने से हमारा जो ज़र मुबादला इस पर ख़र्च होता था, वहाँ से हो सकता है हमारी 4 से 5 अरब डॉलर की बचत हो जाए। तो अब देखना ये है कि ऑफसेट किस तरह होता है। कल वैसे था बड़ा एक्साइटिंग डे, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तो मार्केट हॉल्ट को भी फ़ौरन एक्टिवेट कर दिया था। ये एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर मार्केट आप देखें कि 4% बढ़ रही या घट रही है तो इसका मतलब है मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है, और अगर ये सब कुछ 5 मिनट के दौरानिए में होता है तो आप मार्केट हॉल्ट कर सकते हैं। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तकरीबन 45 मिनट तक हॉल्टेड रही, लेकिन काश जी ज़िंदगी में हमारे पास कोई ऐसा रिमोट कंट्रोल होता, और ख़ास तौर पे जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ के, जो सुनहरे वक्त होते हैं ना, वो वाकई एक रिमोट कंट्रोल हो, उसको हम पॉज कर लें। एक फोटोग्राफर ने अपने बायो में ज़रूर ये लिखा था कि माई जॉब इज़ नॉट टू टेक फोटोग्राफ्स, माई जॉब इज़ टू कैप्चर द मेमोरीज़ जो अदरवाइज़ वक्त गुजरने के साथ साथ मांद पड़ रही हैं या आपके हाथों से रेत की तरह फिसल रही हैं। इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। वापस आते हैं तो मर्दों से जुड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हम उठाएंगे। हमने लास्ट टाइम बात की थी और आपने बड़ा पसंद किया था कि ख़वातीन में एजिंग का प्रोसेस बड़ा तेज़ है, और जो ज़ाहिरी उसकी अलामात हैं उनको रोकने के लिए, उनको रिवर्स करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो मेरे पास बहुत सारी मैसेजेस आए, लोगों ने कहा भाई मर्दों ने क्या कसूर किया है, मर्द भी खूबसूरत लगना चाहते हैं, कम उम्र लगना चाहते हैं। तो आज डॉक्टर खुर्रम बशीर से इस बारे में भी बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले ज़रा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही थी। कल तकरीबन 5.5% की कमी आई है, जिसका मतलब है 2000 पॉइंट से मार्केट गिरी है। और अगर कोई वहाँ पे मौजूद होता, और अमूमन अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख किया हो तो मर्द हजरात ही होते हैं। टेंशन का अजीब एक आलम था। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेसेस हम वर्क लाइफ में फ़ेस करते हैं। शायद जब ये बात होती है और तू मैं होती है घर में और घर की ख़वातीन को कहा जाता है तो इमेजिन भी नहीं कर सकती बाहर कितना स्ट्रेस है, तो ये बात नहीं की जाती। लेकिन ये स्ट्रेस आपको जल्दी से एज कर देता है, वक्त से पहले बूढ़ा दिखाने लगता है। तो आज अगर आप भी जाज़िब नज़र, कम उम्र दिखना चाहते हैं या फिर अपनी उम्र से बड़े नहीं दिखना चाहते, तो ये आपके लिए बड़ा अहम सेगमेंट होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट है आजकल लड़कों की भी कि ग्रेजुएट करते हैं बेचारे, ऐसे लगता है फ्रेश बैचलर्स, अभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट से निकल के आए हैं, और 1 साल एट वर्क प्लेस एंड दे बिकम अंकल्स। वक्त से पहले क्यों बड़े लगने लग रहे हैं मर्द हज़रात भी? बिल्कुल। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। हाँ, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस। अच्छा, हम लोगों का एक रैट रेस भी है सोसाइटी में, उससे और ज़्यादा। और आपका जो हम लोग आम लैंग्वेज में नहीं इतना समझ सकेंगे कि जो आपके मेल हार्मोन्स हैं वो बड़े सप्रेस्ड होते हैं। इसी क्योंकि आपका कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, उसका लेवल बहुत बढ़ता है। वो तो स्ट्रेस में फाइट और फ्लाइट में होता है ना? फाइट और फ्लाइट वाला जो हार्मोन होता है, जब वो बढ़ता है डेफिनेटली वो आता तो है। जैसे अगर आपका मुल्क की हालात ख़राब हैं, डिफेंस बजट बहुत है, ठीक है, डिफेंस तो हो जाएगा मगर मुल्क की हालत बहुत यानी मईशत का कोई भी अप एंड डाउन हो, जैसे हमने अभी स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रेस आप डायरेक्टली लेते हैं। आपने जैसे पहले कहा, ख़वातीन की फर्टिलिटी पे, उनकी स्किन पे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ स्लीप पे असर पड़ता है। यही सब कुछ, बिकॉज स्पीशीज़ तो एक ही है ना, इंसानों की बात हो रही है, तो मर्द हज़रात पे भी यही असर होता है। मुझे ये बताएं कि कुछ प्रोफेशंस में तो बाकायदा लोग कहते हैं हम बड़े दिखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बैंकारी में हैं या आप वेल्थ मैनेजमेंट में हैं तो आप तो चाहेंगे कि लोग आपको ज़रा समझे कि आप बड़े एक्सपीरियंसड हैं। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ये बताएं कि सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगी, स्ट्रेस में लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग की वजह से स्किन पे मैंने पिगमेंटेशन देखी है, यानी या तो काले आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, पैचेस पड़ते हैं, और लिप्स का पूरा ये एरिया ड्राई हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तो आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट। लोगों को अभी तक हमारी आइडिया नहीं है कि डाइट क्या है। अगर हम अच्छी डाइट की बात करते हैं तो उनको ये नहीं पता कि 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्या हैं। एक तो फिश, ठीक है। सेकंड, आपके बीन्स जितने भी होते हैं, जैसे आप फलियां कहते हैं, बीन्स कहते हैं। थर्ड चीज़, रेड मीट ज़रूर हो मगर क्वांटिटी उसकी लिमिटेड हो। हमारे यहाँ अगर रेड मीट खा रहे हैं तो रोज़ रेड मीट खा रहे हैं, नहारियाँ और इस तरह की चीज़ें, और ओवरकुक्ड खाने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो हमारे टिन्ड कैंड चीज़ें होती हैं, प्रोसेस फूड, उसके अंदर कितनी एडिटिव्स होते हैं, वो आपको बहुत एजिंग को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप नोटिस करें, लड़कियों की निस्बत ख़वातीन की निस्बत मर्दों की ईटिंग आउट भी ज़्यादा होती है, मर्दों का कैफीन इंटेक भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप ऑफिस में हैं तो 5-6 प्याली चाय तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अच्छा, उसके अंदर पाउडर्ड मिल्क होता है, बहुत ऐड कर, शुगर। अच्छा, वाइट शुगर आपका स्ट्रेस के लेवल को भी बढ़ाता है, आपकी एजिंग को बढ़ाता है। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आपका एक तो जीन्स जो है वो डेफिनेटली आप उसको थोड़ा कॉम्बैट कर सकते हैं। ये जीन से मुराद आपकी जो विरासत में आपको मिला है, उसके लिए अच्छा लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को एक्सरसाइज का अभी तक इतना आइडिया नहीं। लोग समझते हैं जी एक्सरसाइज मीन्स कोई अच्छा सा जिम हो जहाँ पे मैं पूरे जॉगर्स पहनूं और मैं पूरा लोअर्स पहनूं। इसलिए रही क्योंकि लड़कों का जब रिश्ता आता है तो कहा जाता है ना, फादर को देखो फिर बाद में मामू को देखो, अगर वो गंजे हो गए तो फिर जेनेटिक है, लड़का भी गंजा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल। अच्छा, मामू और नाना, मामू नाना और अब्बा भी, और अब्बा एंड में आएंगे। मामू और नाना लड़कों पे बहुत असर होता है। अगर मामू और नाना की बाल गिर गए तो बहुत फीसद चांस है कि आपके भी। और लड़कियों में फादर की तरफ से, लड़कियों में फादर की तरफ से, और लड़कों में ये कि मैटरनल साइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ आप देखें कि मर्दों में बेली फैट का इशू बहुत शदीद होता है एज एज जैसे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यंग एज में भी अगर आप देखें, वैसे वो कहते हैं ना कि बिल्कुल हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल है, पेट बिल्कुल जो है बहुत फ्लफी होता है। ये आपको एजिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना ख़वातीन में प्रेगनेंसी मास्क है, तो ये मर्दों में भी होता है, मिलाजमा स्ट्रेच मार्क्स टाइप की चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए बहुत पिगमेंटेशन, जो जाके नाई के पास वो उसको
Scrape off करवाते हाँ हैं। बिल्कुल, उससे और ख़राब होता है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मर्दों की स्किन और औरतों की स्किन मेजर डिफरेंस ये है कि मर्दों की स्किन बड़ी थिक होती है, अदरवाइज ख़वातीन की बड़ी डेलिकेट होती है। अच्छा, मर्द क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप जो इस्तेमाल करते हैं, कि जो लेडीज़ घर में लाती हैं, आप वही यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? वो जैसे affect नहीं वो होता। अफेक्ट नहीं करता। जैसे अगर आप कोई अच्छा प्रॉपर टोनर है, टोनर मर्दों के लिए भी बहुत अच्छा, मुझे ये इंपॉर्टेंट है। बताएं कि आम तौर पे मैंने लड़कों को बड़ा इस बात पे, मीडिया में तो खैर हालात मुख्तलिफ हैं, आपका ऑक्यूपेशनली आपको बिल्कुल। ज़रूरत है मेकअप की, जी। लेकिन मैं अगर कोई जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता है और लोग आते हैं तो वो बड़ा हिचकिचाते हैं। दैट शोज़ मी कि क्रीम्स लगाना, क्लेंजिंग करना, मॉइस्चराइजिंग करना, इवन सन ब्लॉक लगाना, ये रेगुलर नहीं है आदमियों के लिए इन बिल्कुल पाकिस्तान, regular या नहीं अब है। ट्रेंड बदल रहा है? देखिए, ट्रेंड रेगुलर तो नहीं कहेंगे, मगर बहुत है, ठीक है? उसकी वजह ये कि लड़कियां बहुत पुश करती हैं, अच्छा, जिनसे उनका लिंक होता है, कोई भी ताल्लुक होता है, तो वो चाहती हैं कि वो बड़े वेल ग्रूम्ड लगे, ठीक है? तो वो लड़के अक्सर आते हैं और बहुत सारे शादी से 6-8 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा मेहनत हो रही कॉन्शियस होते होती हैं है, हाँ। और कहते हैं कि जी ये बाकायदा कहा गया है, और लड़कियां ये बड़ा करती हैं कि जी लड़का गंजा हो रहा है, तो मैं यहाँ तक होता है कि मैं नहीं करूँगी। अच्छा, जिस तरह मुझे बताएं कि गंजपन के लिए जी। या हेयर लॉस के लिए, तो आपने जैसे पहले भी कहा पीआरपी भी है, पीआरपी इज इफेक्टिव? पीआरपी देखिए, मैंने इतना- बहुत सारे आदमियों को आजकल इंडल्ज करते हुए बहुत- नजर आ रहे हैं, बहुत। सेशंस ले रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, पीआरपी से ऐसा इतना रिजल्ट नहीं आता, आपकी ग्रोथ नहीं होती। इसके लिए बड़ा सिंपल टेक्निक है। देखिए, एक तो हर किसी को हेयर ट्रांसप्लांट की जल्दी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आप नेचुरली ग्रो कर सकते हैं अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, और एक इरिटेंट होता है बालों में, एंथ्रेलिन कहलाता है, एंथ्रेलिन। तो उसको अगर आप हल्का सा, जैसे हम खाद डालते हैं गार्डन में, अगर आप बालों की जड़ों में एंथ्रेलिन थोड़ा सा उसको फीड दे दें, तो उससे बाल आपके नेचुरली ग्रो करते हैं। सही, अच्छा, सही। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके, एक तो सेंट्रल क्लियरिंग कहलाती है, जो बीच Crown से, area हाँ जो क्राउन आपका। एरिया, ठीक है, या आपकी जो फ्रंटल रीजन ये जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जब आप कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप ये नहीं कि पूरे को लेंगे, यहाँ पे आप स्पेशली एम्फेसाइज करते हैं, साथ में स्पेसिफिक विटामिन होती हैं जो आपको लेनी पड़ती है, मगर लोग लेते नहीं हैं यानी टाइम जो पे। मेल पैटर्न बॉल्डिंग है, Male आपने pattern कहा कि balding। उसके लिए ट्रीटमेंट्स अलग हैं, आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जल्दी नहीं करनी चाहिए, पीआरपी, इसके अलावा नेचुरल ग्रोथ, यानी जो मैंने, अगर आप वैसे भी जाएं अगर किसी केमिस्ट के पास, प्रोगेन, रीग्रेन, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल बहुत सारे जाएंगी minoxidil जो कि type। इसी तरह आपको उसको इन्हांस करती हैं। दूसरा, ये जो ख़वातीन के लिए हम कहते हैं कि अगर आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया, आपका गट, आपकी बेली निकली हुई है, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, जनरली भी आप लेथार्जिक होंगे और आपकी एजिंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल। लास्ट पॉइंट, स्लीप। लोगों को लगता है कि जी आदमियों को जहाँ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, उसी तरह नींद की भी ज़रूरत नहीं है, इससे भी एजिंग फास्ट होती है, स्पीड होती है। स्लीप तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी खाते हैं या आप जिम भी जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, 7 to 8 आवर्स, और वो भी रात की प्रॉपर, तकरीबन 12 बजे से लेके, मैं 12 इसलिए कह रहा हूँ, कराची के स्टैंडर्ड से तो बहुत ही अर्ली है, मगर 12 से लेके सुबह 7 तक ये बहुत आइडियल टाइम है। लोग क्या करते हैं, 4-4 बजे तक आप नेट पे होते हैं, और उसके बाद आप 11-12 बजे उठते हैं। जैसे जंक फूड होता है, इसी तरह जंक स्लीप होती है। Absolutely। आप जितना सुबह को फिर आप जागते हैं, एक तो आपकी ये बहुत ज़्यादा बैग्स डेवलप होते हैं, True। और आपकी एजिंग प्रोसेस को मल्टीप्लाई करते यानी हैं, वो क्योंकि रात के तमाम टाइम- चीज़ें जो आप जनरली भी समझते हैं, लेकिन जी। स्पीड अप एजिंग, जिसमें स्मोकिंग शामिल है, नींद का पूरा ना होना, न्यूट्रिएंट्स का ना लेना, एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर हेल्प लेना नहीं, कि अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, देन यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you, खुर्रम Siddharth. फॉर बीइंग Thank you हियर। so much. आपसे मुलाकात होती है अगले ट्यूसडे। हम इंशाल्लाह। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़िंदगी में रिमाइंडर्स की, अच्छे रिमाइंडर्स की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने अभी एक ये रिंग ख़रीदी जिसके ऊपर ये सूरह रहमान की आयत कुंदा है, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला की तुम कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और वाकई अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, बिना मांगे हमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, खुसूसन हमारे हवासे खमसा।
और जो लोग क़ुव्वत बसारत से महरूम हैं, जो देख नहीं पाते, आप उनसे कभी पूछिए कि ये जो बिन मांगे हमें मिला है उसकी वाकई उसका कोई तखमीना नहीं लगा सकता है कि कितना कीमती है। लेकिन जिन लोगों के पास बसारत नहीं होती, उनकी दुश्वारियों को कम करने का हम वसीला बन सकते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे दो ऐसे ही होनहार पाकिस्तानियों से जिन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है ताकि इनकी मूवमेंट, इनकी मोबिलिटी को आसान बनाया जा सके। सबसे पहले इस बारे में दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट और फिर इनसे मुलाकात करवाते हैं। अब नाबीना अफराद को छड़ी की मदद से चलने की जरूरत नहीं। जी हाँ, पेशावर के 2 नौजवानों ने नाबीना अफराद के लिए ऐसी डिवाइस मुतारिफ करवा दी जो उनको चलने में मदद देगी। डिवाइस सामने आने वाली रुकावट की निशानदेही करती है, जिससे डिवाइस वाइब्रेट होती है और नाबीना शख्स वहीं पर रुक जाता है। न सिर्फ डिवाइस बल्कि ऐसी मुनफरिद मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है जिससे करेंसी या किसी भी चीज के हवाले से नाबीना लोगों को मालूमात मिल सकेंगी। बिनाई से महरूम अफराद ने इन इक़दामात को सराहते हुए कहा कि छड़ी से बहुत हादसात रोनुमा होते हैं। ये डिवाइस छड़ी की निस्बत काफी बेहतर है। पहले वाइट कैन का हम यूज़ करते थे तो वो किसी साइकिल या कोई गाड़ी के टायर या किसी के टांगों में जो है वो फंस जाती थी, तो अक्सर उससे जो है हमें जो है वो हम जख्मी वगैरह भी हो जाते थे। तो उसमें कोई वाइब्रेशन की फैसिलिटी नहीं थी, इसमें जो वाइब्रेशन की फैसिलिटी भी है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी हो गई। इंजीनियर्स का कहना है कि हुकूमत अगर उनकी सरपरस्ती करे तो वो तमाम नाबीना अफराद के लिए इस डिवाइस तक रसाई मुमकिन बना सकते हैं। जी, आपने देखा कि किस तरह टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी मुश्किलात का हल निकाला जा सकता है। हमारे साथ हमारे पेशावर स्टूडियो से मौजूद हैं जमाल बुखारी, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और आपके साथ मौजूद हैं हसीब इम्तियाज़ जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट हैं, और इन दोनों की ही काविश है ये डिवाइस। थैंक यू सो मच जमाल एंड हसीब फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि इस डिवाइस को बनाने की आप दोनों की इंस्पिरेशन क्या थी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग जी, एंड सेकेंडली ये कि ये हमारा एक FYP प्रोजेक्ट था हमारी इंजीनियरिंग में। हम UT पेशावर के ग्रेजुएट हैं जी। तो हमारे दोस्त हसीब ने मुझे बताया कि जमाल हर साल जो है तो टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है डे बाय डे, लेकिन हम कुछ इस तरह स्पेसिफिकली कोई चीज़ बनाते हैं कि जो ब्लाइंड के लिए हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है, लेकिन हम इस तरह की डिवाइस बनाए जो स्पेसिफिकली ब्लाइंड के लिए हो। सही। तो फिर मेरे हसीब ने उस चीज़ पे काम किया और हमने जो है तो एक FYP बनाई, वो हमारा प्रोजेक्ट था। उसके बाद ग़ुलाम रज़ा खान इंस्टीट्यूट GA के इंस्टीट्यूट जो है तो वहाँ पे हमें जो है तो इंक्यूबेटेड किया गया। सही। तो इंक्यूबेशन सेंटर एट द कैटलिस्ट JK में हम वहाँ पे इंक्यूबेटेड हुए। उसके बाद हमने एक सर्वे किया ब्लाइंड स्कूल पेशावर में कि हम उनसे फीडबैक लें कि ब्लाइंड को इश्यूज़ क्या होते हैं, उसकी बेस पे हम यहाँ पे काम करें और उनके लिए एक रिलायबल प्रोडक्ट बनाएं। तो हमने ब्लाइंड स्कूल पेशावर में एक सर्वे किया, उनसे पूरी डिटेल्स ली, उनको डेली क्या प्रॉब्लम है। सही। और मैम आप तस्वर भी नहीं कर सकती कि जिस तरह के उनको प्रॉब्लम्स हैं। मैं वहाँ पे एक बंदे से मिला, उनका नाम मैथ्स के टीचर है वहाँ पे, वो ब्लाइंड है, उनका नाम शाह साहब है। तो मैंने उन्हें बोला कि सर हम इस तरह की डिवाइस बनाना चाह रहे हैं। तो उसने कहा कि जमाल मेरी 51 ईयर्स एज है और मेरी सारी ज़िंदगी जो है तो अंधेरे में गुजर गई है, तो काइंडली अगर आप इस तरह की डिवाइस बनाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो उससे मुझे एक मोटिवेशन मिली कि इंशाल्लाह सर मैं ज़रूर ये चीज़ बनाऊंगा आपके लिए। तो फाइनली हमने 1 साल JK इंस्टीट्यूट में जी फरमाइए। तो मैंने वहाँ पे 1 साल मैंने JK इंस्टीट्यूट में काम किया। तो वहाँ पे फाइनली हमने प्रोडक्ट बना लिया। तो प्रोडक्ट का नाम हमने रखा है ज़मास दरगाह। ये पश्तो वर्ड है जिसका मतलब, ये पश्तो वर्ड है जिसका मतलब है माई आई। माई आई, अच्छा, ज़बरदस्त। तो यानी बीनाई दी है तो आपने उनको जिनके पास क़ुव्वत बसारत नहीं है। हसीब और जमाल, आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे कि इसका जब आपने प्रोटोटाइप बनाया और जिस तरह के पहले आप इनसाइट गैदरिंग के लिए लोगों की दुश्वारियों को, मुश्किलात को समझने के लिए ब्लाइंड स्कूल में आपने सर्वे किया था, जब प्रोटोटाइप आप डिवाइस का लेकर पहुँचे तो उनकी क्या फीडबैक थी, उनका क्या रद्द अमल था? मैम जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मतलब वो इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे हमने उनको डिवाइस बताई तो वो इतने खुश हुए, और डिवाइस के साथ जब हमने उनको ऐप बताई तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा, वहाँ की फैकल्टी ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। वो जितने खुश हुए कि देखें हम तो अक्सर फिरते होते हैं
सही। कभी हमारी स्टिक जो है तो वो फॉर इंस्टेंस किसी साइकिल में फंस जाती थी या किसी खड्डे में फंस जाती थी, हम गिर जाते थे, हमें प्रॉब्लम्स होती थी। अब इस तरह की डिवाइस के मतलब हम तेज चल भी सकते हैं, एक अवेयर एनवायरनमेंट हो तो उसमें कहते हैं हम भाग भी सकते हैं माशाल्लाह से। और इसको इस्तेमाल करना मुश्किल तो मतलब नहीं था हसीब, यानी उनको आसानी हुई उसको समझ लेने में, इसका जो इंटरफेस है, क्योंकि कोई भी आप ऐप बनाते ही, इवन हमारे लिए अगर कोई ऐप होती है तो उसको थोड़ी देर के लिए समझना, उसकी रवानी आना उसमें वक्त लगता है। लेकिन जहाँ जिनके पास क़ुव्वत बसारत ना हो और इस प्रोटोटाइप को, आपकी डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे हो, ऐप को डिवाइस कर रहे हो, उनकी कोई मुश्किलात तो नहीं आई उनको स्टार्ट में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आई इसको इस्तेमाल करने में, लेकिन थोड़े टाइम इस्तेमाल करने के बाद जब हमने उनसे दोबारा फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा कि हमें इतना मुश्किल पेश नहीं आई और वो बहुत जल्दी इसको यूज़ कर सकते थे, समझ सकते थे। सही। तो इसकी ट्रेनिंग आपने उनको किस तरह कराई थी? आप लोगों ने खुद ही जाके बताया था? जी, हम उनके पास जब गए थे तो वो वाइट कैन यूज़ करते थे। सही। तो ये भी वाइट कैन की तरह इनकी है ना, लेकिन इसमें ये कि ये इनविजिबल है, इसमें सेंसर्स के थ्रू होता है। अच्छा, जैसे तो आपने start में कहा हमने उनको बताया था कि जी, अब आपका प्रोडक्ट तैयार है, आपको इंक्यूबेट किया गया, अब ये किस स्टेज पे है आपका स्टार्टअप? क्या आपने फंडिंग इकट्ठी कर ली है? और ख़ास तौर पे इस डिवाइस को इंशाल्लाह ताला जब आप लॉन्च करते हैं तो इसकी कीमत क्या होगी? अभी तो ये डेवलपमेंट स्टेज पे कंप्लीट हुआ है इसमें, लेकिन हमें फंड नीड चाहिए कि हम इसको और भी मज़ीद अच्छा बना सकें ब्लाइंड के लिए। और अभी हम गवर्नमेंट से भी इसकी फंडिंग के लिए हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें हेल्प करें फंडिंग के लिए। सही सही। इसके अलावा कुछ जमाल और हसीब कहना चाहेंगे कि ये तो मेरे ख्याल में शुरुआत है। आपने क्योंकि इनके साथ काम किया है, नाबीना अफराद की एक तरह से आप आवाज़ भी बने हैं, उनके लिए और मज़ीद क्या काम किए जाना चाहिए या कोई और आइडियाज़? चलें, आपने उनकी मोबिलिटी का मसला काफ़ी हद तक हल करने की कोशिश की है अपनी इस काविश से, इसके अलावा उनके लिए क्या किया जा सकता है? मैम, हमने जो है तो एक ऐप बनाई है, ज़मास्तर का ऐप जी। तो उस ऐप में ये है कि उसमें 3 फीचर्स हमने डाले हुए हैं। एक फर्स्ट फीचर उसका ये है कि वो करेंसी रिकग्निशन करता है पाकिस्तानी करेंसी की, क्योंकि ब्लाइंड अक्सर वो अंधे होते हैं, वो करेंसी नहीं पहचानते। तो हमने उसमें ऐसा फीचर डाला हुआ है कि वो पाकिस्तानी करेंसी की रिकग्निशन करती है। सेकंड फीचर उसमें ये है कि मतलब ब्लाइंड ब्रेल के थ्रू पढ़ते होते हैं। सही। तो हमने उसमें ये फीचर डाला हुआ है कि जब वो किसी भी चीज़ प्लेन पेपर से पिक्चर लेंगे तो उनको प्रोनाउंस करेगा कि इस पे लिखा क्या हुआ है। सही। एक और फीचर उसमें मैम ये है कि जब वो कहीं पे बैठो तो उनको एनवायरनमेंट का पता नहीं होता, तो सिंपली वो अगर पिक्चर लेंगे किसी चीज़ की तो उनको बताएगा ये टेबल है, चेयर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और समथिंग एल्स, तो उसका बताएगा। और इसमें तकरीबन अभी मैम कितनी recently चीज़ों की रिकग्निशन की सलाहियत मौजूद है? यानी इसका तो डेटाबेस भी बड़ा होना चाहिए ना, कि कुर्सी है, टेबल है, मेज़ है, आपने कितनी चीज़ों की इसके ऊपर इसमें डेटाबेस डाला हुआ है? मैम, इसमें हमने जो APIs यूज़ किए हैं तो वो हमें इंटरनेट से मिलती होती है। गूगल अच्छा, APIs हमने ओके। यूज़ किए हैं इसके लिए। सही सही। जी। तो उसके काफ़ी डाटा है, कॉमन ऑब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं जो हैं वो सारे बताते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने एक आइडिया देखा था जमाल और रसीब, और उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि एक इंटरनेशनली एक ऐप जी। ऐसी बनी जो दूसरों को रज़ाकाराना तौर पे इन अफराद से एक तरह से जोड़ती है और उनका मददगार और रज़ाकाराना तौर पे उनका मददगार बनाती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक अगर जी। फ़ोन मौजूद हो, आप उसका कैमरा ऑन करके फ़ोन अ फ्रेंड कर लें तो जो वॉलंटियर या जो फ्रेंड आपके साथ ऑनलाइन है वो आपका गाइड बन सकता है। क्या आपको लगता है इस तरह का आइडिया पाकिस्तान में काम कर सकता है? बिल्कुल मैम, क्यों नहीं कर सकता। सही। इसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जी। क्योंकि मैम हम जो लोग हैं, अगर हम खुद से नीचे लोगों को जो कि ये और साइडों पे रहते हैं जो पॉवर्टी लाइन के काफ़ी नीचे हैं, सही। अगर हम मैम इनको देखें तो इनको जो इश्यूज होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग उन तक एक्सेस नहीं हो पाते। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह की अगर ऐप बनेगी, क्योंकि आजकल तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, बिल्कुल। इसलिए हमने ऐप भी बनाई कि मैम आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा नहीं जी। कि ब्लाइंड फ़ोन किस तरह यूज़ करेंगे। हाँ। मतलब आपने तो ऐप बना ली, तो ब्लाइंड फ़ोन यूज़ किस तरह करेंगे जब वो ब्लाइंड है। स्मार्टफोन मैम, उनके अलग मोबाइल होते फ़ोन हैं। में जी। नो मैम, जो स्मार्टफोन एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन होते हैं उसमें एक फीचर होता है, ओके उसको तो बोलते हैं स्क्रीन रीडर। ओके। तो जब भी वो फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें ऐसे वो होता है कि जब भी वो फ़ोन ऑन करें तो उसमें जो है तो जब वो ऐप पे अपनी फिंगर रखते हैं तो उसको बताता है ये व्हाट्सएप है या फेसबुक है या मैसेजेस हैं या कॉन्टैक्ट हैं, तो डबल क्लिक करके उसको फ़ोन यूज़ कर देते हैं। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम हम ब्रांड से मिले वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे थे सही। तो हम इतना हैरान हुए कि मैम वो जो है तो अपनी फेसबुक की स्टोरीज भी लगाते हैं, स्नैपचैट की स्टोरीज भी लगाते हैं ब्लाइंड लोग। वॉइस तो वॉइस हम कमांड को भी काफ़ी बड़ा उनसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। यू आर Yes. एब्सोल्युटली राइट। मुझे
लगता है बिल्कुल। कि ना सिर्फ आपको उनसे इंस्पिरेशन मिलती है, उनको आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, एंड टेक्नोलॉजी कैन रियली ब्रिज दिस गैप। और आपको यहाँ बुलाने का ये था कि हम में से कई लोग जो इनको इतना मुनफरिद जानते हैं कि अपने से बिल्कुल अलग थलग इनको कर देते हैं, आइसोलेट ना कीजिए, इनको इन्वॉल्व कीजिए ताकि इनकी खुदादाद सलाहियतों से, इनके टैलेंट से हम फ़ायदा उठा सके। बहुत शुक्रिया हसीब एंड जमाल फॉर बीइंग हियर। जी I will add one thing, मैम, in the end कि अभी जो रिसेंटली हमने ये ब्लाइंड स्कूल पेशावर में जो सेरेमनी कंडक्ट की, तो उसके बाद जो हमारे केपी गवर्नमेंट, हमारे केपी आईटी मिनिस्टर हैं ज़ियाउल्लाह बंगश साहब जी, तो उन्होंने हमें पर्सनली कॉल की, हमें इनवाइट किया अपने ऑफिस, और माशाल्लाह ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द केपी के, इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन केपी के। तो उन्होंने हमें पर्सनली कॉल किया। अभी उन्होंने जो है तो हमें वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जो है तो वो कोलैबोरेट किया हुआ है, तो उन्होंने वो हमें ऑर्डर्स भी दे रहे हैं, एंड ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब लाइक वो ब्लाइंड के एजुकेशन। जब आपको हाईएस्ट ऑफिस से एंडोर्समेंट, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, इससे आपकी मजीद हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच हसीब एंड जमाल, एंड हेयर्स विशिंग यू बोथ द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे पास वक्त इतना ही था, बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और एक और इम्पोर्टेंट इशू पे बात करेंगे कि हाउ कैन वी हैव फ्यूचर रेडी टैलेंट इन पाकिस्तान, यानी आने वाले वक्त के लिए जब मईशत में, हमारी ज़िंदगियों में पोलिटिकली बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है, हाउ डू यू गेट रेडी for the future that is to come, right after this short break. यहाँ आपको बताएं, डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपए 22 पैसे इजाफा हुआ है। कीमत 157 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गई है। कल भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 34 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। आपको एक बार फिर बताएं कि डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला आज दूसरे रोज भी जारी है। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज पर अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपए 22 पैसे इजाफा हुआ है। कीमत 157 रुपए 80 पैसे तक पहुंच गई है। कल भी इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 34 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। साठ सेकंड में सेंसिटिविटी की तकलीफ से आराम आना वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तकलीफ में कोई भी इंतजार करना नहीं चाहता, सब उसका फौरी हल चाहते हैं। मैं इसीलिए सेंसोडाइन रैपिड एक्शन रिकमेंड करता हूँ। 7 सेकंड में पेशेंट की तकलीफ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन से सिर्फ 7 सेकंड में दूर होती है। ये वाकई काम करता है सिर्फ 1 मिनट में। 60 सेकंड के बाद आप अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खा सकते हैं। रैपिड एक्शन का मतलब ये है कि ये जल्द असर करती है। सेंसिटिविटी के दर्द में 60 सेकंड में आराम आ जाए, ये कौन नहीं चाहता। पेशेंट्स की तकलीफ दूर हो जाए, मुझे और क्या चाहिए। हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, ऑल पर्स की हैप्पी सुबह। ऑल पर्स, सुबह बखैर जिंदगी। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। अपनों के साथ एक छोटी सी वेकेशन मनाएं। लिप्टन पैक और अपनी फैमिली के साथ सेल्फी लें और हमें भेजें। आप जीत सकते हैं दुबई का वेकेशन पैकेज, तो दुबई चलें। लिप्टन, जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और जिस तरह के द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेटिंग वुमेन कंटिन्यूज हेयर ऑन आज पाकिस्तान, तो आज हमने सोचा आपकी मुलाकात कराएं एक और वंडर वुमन से। खुसूसन अगर बात की जाए बैंकिंग के सेक्टर की, वी हैव सम वंडरफुल नेम्स हु बीन इन द सेक्टर इन द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और इनके एक्सपीरियंस से, इनकी इंसाइट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुसूसन क्योंकि इनका एरिया ऑफ फोकस HR है, तो आज ये सवाल भी बनता है कि इस वक्त अनसर्टनिटी के इतने एक गंभीर दौर में हम किस तरह तैयार हो सकते हैं आने वाले वक्त के लिए। ये सवाल हमसे बहुत सारे यंगस्टर्स करते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, कि हमें कौन सी फील्ड को चूज़ करना चाहिए। इनके बारे में आपको बताती चलूँ कि शी इज़ एन एक्सपीरियंस एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रहा है, फ्रॉम क्रेडिट, रिस्क, फाइनेंस टू HR सर्विसेज इन प्लेसेस लाइक गुल अहमद, शान फूड्स, GSK, HSBC। इनका एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। करंटली शी इज़ द चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एट द टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। हमारे साथ मौजूद हैं पाउरूज सिद्वा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिद्रा।
How are you, Pauru? I'm very well. And we are so color coordinated. Yes, I know. Great minds think alike, I guess. I think that's a good start. है ना? Auspicious start. Yeah. Pauru, मुझे बताइए कि it's been mashallah 3 decades of working in the corporate sector in Pakistan, and I'm sure you must have seen a transformation in the way business is conducted, the mindset, जो लोगों की expectation होती है अपनी काम की जगह से. पहले कहा जाता था ना कि नौकरी की तो नखरा की, लेकिन आज लोग कहते हैं कि young people come with a very set mind कि उनको क्या चाहिए, what is acceptable and what is not acceptable. आपका experience in the last 30 years? देखें जी, when I started, I was privileged enough because I came from a background जहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होती थी घर में कि एजुकेशन के बाद करना क्या है. Getting into the workforce was a given. ठीक है कि वो तो करना ही है. So there was no conversation, ifs and buts थी नहीं कि भाई ये तो करना ही है. Unfortunately, even today, जब मैं देखती हूँ तो 60% of the girl graduates today don't join the workforce, and that is for different reasons. Sometimes people just say कि हमने बेटियों को पढ़ाया है so that अच्छे रिश्ते आए. I mean that is a barrier. Why would you want to do that? अगर आपने बेटी को पढ़ाया है तो फिर आप उसकी तालीम का फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को दें. अच्छा पारू, इसमें मुझे हमेशा लगता है कि दे कांट बी अ कुकी कटर अरेंजमेंट. व्हाइल आई एम ऑल फॉर आप और मैं, हम दोनों वी हैव बीन इन द फील्ड, वी आर वर्किंग वुमेन एंड वी आर स्मार्ट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ दैट. लेकिन मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि वो जो 60% लड़कियां हैं जो नहीं वर्कफोर्स ज्वाइन करती हैं, उनमें से क्या परसेंटेज आपके ख्याल में ऐसा होगा जो करना चाहती हैं लेकिन घर वालों की वजह से रुकती हैं? देखें, अगर उसमें प्रॉबेबली घर वाले जो है वो अबाउट 40% है, जो कि 40% भी बच्चियां ये कहती हैं कि हमें घर वाले नौकरी करने नहीं देते, या जैसे हमने ग्रेजुएशन कर दी हमारी शादियां करवा दी जाती है. एंड देन इट्स अप टू द हस्बैंड एंड हिज फैमिली वेदर दे allow the girl to work. I think what we should instill in our daughters is that it's not allow, you want to do it. So when you are getting married, that a conversation हो जानी चाहिए हमारे उनके जो भी ससुराल वाले हैं, so that अर्ली मैरिज अगर होती है राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, आई वुड प्रोबेबली नॉट सपोर्ट इट. मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप अपनी डिग्री को, अपने काम को एक आध साल एक्सपीरियंस कर लें, देन इट्स अप टू यू. इफ यू डोंट फील दैट यू कट आउट फॉर अ प्रोफेशनल लाइफ, बाय ऑल मींस absolutely, because if your parents have invested in you, if you have invested that many years in education, and if you don't go out and do anything about it, I think it's a shame. So do something about it. Get into a workplace. और ज़रूरी नहीं है, कोई stereotype नहीं है कि आपको एक ही किस्म का जॉब करना है, आप कुछ भी करें, ठीक है, so that at least you are out there, आप मईशत का हिस्सा हैं. मुझे ये बताएं पावरू, 30 सालों में जहाँ आपने देखा कि ये नंबर्स तो बड़े हैं, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल कॉलेजेस में ख़वातीन और आई हैं, वर्क प्लेस पे ख़वातीन आई हैं, एंड सिंस इट्स हैज़ नाउ बिकम जेंडर डाइवर्स, आदमियों का, लड़कों का क्या रिएक्शन होता है इस पे? व्हेन यू सी मोर वुमेन इन द वर्क प्लेस, उनके रवैयों में क्या तब्दीली आती है? देखिए, मोर इंक्लूजन आया है. लड़के और आदमी जितने हमारे वर्कफोर्स पे हैं, आई हैव नेवर सीन एनी इशू के जहाँ उन्होंने कहा कि हाँ ये लड़की हमारे बीच में काम करती है. आई थिंक मोर एंड मोर जैसे साल बढ़ते गए हैं, people have become accepting to this fact कि yes, there will be a woman in the workplace, and for a woman to succeed, उसमें भी I think एक मर्द का ही हाथ है. For me, I mean, I've had wonderful mentors जो कि men थे, जो कि मर्द थे, और उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे मेंटोर किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया. So I think a big call out and a shout out rather to the men. So it's the he for the she. Yes, it is. It is. So today when we say कि अगर if a woman is in a place where she can help another woman, very good. But it's the men. It's the men who need to change. Nail on the head when you say that, because ख़वातीन को आपस में बात करने की ज़रूरत है, ख़वातीन को आपस में नेटवर्क करने की ज़रूरत है. But since it's the last 90 seconds or 2 minutes that I have, Pauru, I would like to ask you कि जो लड़कियाँ इस वक्त आपको देख रही हैं, the young professionals who join the workforce, 3 tips to be more robust and be taken seriously at workplace. उनको क्या करना चाहिए? Very simple. Education, awareness, and get a mentor for yourself. Right. And direction होनी चाहिए. Get a direction in life.
don't just do 20 things. Think what you need to do and then just go for it. Focus बहुत ज़रूरी है. Most of the times ये होता है कि women leave, I mean focus ख़त्म हो जाता है. मैंने एक चीज़ शुरू की, अब 2 साल बाद अब मुझे नहीं पता मुझे ये चीज़ करनी है नहीं करनी है. So please understand कि आपको करना क्या है and then go towards that goal. I also feel that in a workplace you need to be more assertive and more visible. कई दफ़ा लड़कियां अपनी shyness काफ़ी अरसे तक battle करती रहती हैं, meetings में बात नहीं करती हैं. But Pauru, thank you so much for being here. It was short but it was really impactful to have you on the show and talk about this really important issue. इसी के साथ ही लेते हैं हम एक छोटा सा break. We'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. बात कर रहे हैं बाप की चाहत, शफकत और उसके एक साहिबा होने की फैमिली यूनिट के लिए. इसमें मेरे ख्याल में हमारे पास अनगिनत मिसालें हैं जब लोगों ने कहा कि वालिद अपने ज़रूरियात को, अपने आराम को बालाए ताक रख के सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैमिली यूनिट के लिए कितनी मेहनत करता है. कॉल भी आप करके बता सकते हैं, अपनी कोई स्टोरी है, अपना कोई एक्सपीरियंस है, हमसे शेयर करें. अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी बेटियाँ बाप की लाडली होती हैं और ऐसा तस्वुर किया जाता है कि बेटों को सिर्फ मार पड़ती है, डांट फटकार पड़ी होती है, या कहा जाता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो अम्मी का और बहनों का ख्याल रखो. इसके ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमें मंतक मेरे बहनोई ने समझाई, मेरे भाई ने. उसने मुझे कहा कि देखो, पूरा दिन घर में जो लड़का होता है, जो बेटा होता है, वो अपनी बहनों के साथ होता है, दादी के साथ, फुप्पी के साथ या फिर अम्मी के साथ. तो वो तमाम की तमाम उसकी जो नर्चरिंग कर रही हैं, दे आर वुमेन. तो एक फादर फिगर का उस लड़के को फिर माशरे में कल को मर्द भी तो बनाना है, तो उसके साथ थोड़ी सख्ती भी तो जरूरी है. बात यही है, वो मर्द बनाने के लिए, क्योंकि वो मर्द बने ना, ऐसा ना उसके आगे से मीम हट जाए, वो रद्द हो जाए. तो उसको मर्द बनाने के लिए जो है ना बहुत जरूरी है, उसका जो रोल है उसके लिए तैयार करना. उसकी मिसाल इस तरह है कि आप कभी किसान देखा आपने, कभी जब वो हल जोतता है जमीन पर, आप देखिए कि वो किस तरह से जमीन को जो है मतलब अपना उसके अंदर जो है बाकायदा हल चलाता है और ज़मीन के अंदर इतनी मेहनत करता है. जब वो हल चला लेता है, यानी वो हल यूँ कह लीजिए कि बाप की सख्ती की सूरत में होती है. फिर उसके ऊपर जो है ना वो अपनी यूँ समझ लीजिए कि जो उसके तजुर्बे हैं उसके बीज डालना शुरू करता है और उसके बाद जो है वो मुशाहिदे का पानी उसमें डालता है, तब बच्चा जो है वो तैयार होता है. मैं अमूमन पर्सनल मिसालों पे नहीं जाता, लेकिन आज मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बात कहूँ, लेकिन क्योंकि होता ही है कि पर्सनल मिसालें अमूमन पर्सनली जो है वो लेने की होती हैं. हमारा प्रॉब्लम आजकल ये हो गया है कि जो हमारे ऊपर बीतती है हम माशरे को जो है बताने की कोशिश करते हैं कि माशरा ऐसा हो जाए. ऐसा नहीं होता. मेरे साथ एक अजीब मामला हुआ. मैं शुरू से टॉपर रहा स्कूल में, गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ विटाई स्कूल से ज़ाहिर है मैट्रिक किया मैंने. मुझे याद है अच्छी तरह से. ज़रा मैं आज आपको एक बात बताऊँ, और वो बात ऐसी है कि मैं कभी नहीं भूलता और अपने बच्चों को ही मिसाल देता हूँ. देखिए, बाप की जो इस माशरे में आज भी बाप अगर आपको मिसाल के तौर पे तुर्श बात करता है, गाली देता है, थप्पड़ मारता है ना, इस माशरे में आज भी औलाद सर झुका के इस बात को एहसास समझती है कि मेरा बाप मौजूद है जो मुझे थप्पड़ मारने वाला है, जो मुझे समझाने वाला है, जो मुझ पर गुस्सा करने वाला है. मुझे याद है मैं शुरू से टॉप करता आ रहा था. 3rd क्लास में मुझे अच्छी तरह आज तक याद है, 1st टर्म, 2nd टर्म और 3rd, उस वक्त टर्म्स हुआ करते थे. तो मैं तीनों टर्म्स में 3rd आया. जब मैं 3rd आया तो पहले टर्म में तो पापा ने बर्दाश्त कर लिया, दूसरे टर्म में भी बर्दाश्त कर लिया, तीसरे टर्म में जब उनको पता चला कि जी मैं 3rd आया हूँ, बिलीव यू मी, पता है मेरे साथ क्या हुआ है? ये बातें आज अगर किसी से कहें अच्छा ऐसा होता था, उन्होंने कुछ नहीं किया. रिपोर्ट कार्ड लेके मैं घर में दाखिल हुआ. रात जब वो वापस आए, उन्होंने आते ही पहला सवाल ये क्या हुआ रिजल्ट? अच्छा ठीक है. खाना वाना खाया, रिलैक्स हुआ, उसके बाद कमरा बंद किया. कमरा बंद करने के बाद लिटरली अपना बेल्ट उतार के मुझे बेल्ट से मारा है. मुझे बेल्ट से मारा है. मैंने अपने वालिद की बेल्ट से मार खाई है. मैं बेल्ट से मार खाता था, लेकिन एक तरफ ये मामला था कि मेरे वालिद अगर मुझ में कोई कमी देखते थे तो वो लिटरली सब रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया करते थे. और दूसरी बात ये होती थी कि जब मैं डिबेट कॉम्पिटिशंस में जाकर ट्रॉफीज लेके आता था, जब मैं स्कूल में टॉप करता था, तो मेरे ही वालिद होते थे जो उस ट्रॉफी को लेके पूरे खानदान वालों के पास जाके कहते थे कि मेरा बेटा जुनैद जो है उसने फर्स्ट पोजीशन ली, उसने टॉप. ओनरशिप होती है ना, ये बड़ा अहम है. और मेरे ख्याल में जितने लोगों से कहानी अगर आप सुने उनकी और उनकी ज़िंदगी की, इस तरह के आपके पास अनगिनत मिसालें मिलेंगी. अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, जो मैं यहाँ पे ज़रूर बात करना चाहूँगी, जब क्योंकि हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, बाप
उसकी कमाई सिर्फ और सिर्फ वो रुपया पैसा दौलत नहीं होती जो वो घर लेके आता है, उसकी कमाई भी इज्जत आपके लिए कितनी बड़ी ढाल बनती है, ये हमारा तसव्वुर भी नहीं है। कई लोग अक्सर जुनैद भाई मुझसे बात करते हैं ना, मुझसे पूछते हैं कि मीडिया में हमारा तसव्वुर ये है, हमारा तसव्वुर ये, क्योंकि बाबा का ताल्लुक पीटीवी से था और कई लोगों ने इकबाल लतीफ साहब को छोटा ना, उनके साथ या तो किसी ने शुरुआत की, सारे बड़े बड़े एक्टर्स को या तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आप पलटकर कोई दूसरी या गलत बात आपसे की जा सके। तो मैं कहती हूँ कि जो उन्होंने कमाया अपने अमल के जरिए, वो आपकी कहाँ कहाँ जाके ढाल बनता है, आप उसको रियलाइज भी नहीं करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिद्रा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। या आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ सुनी, दिन अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और मैं तमाम मेहमानों को सलाम, और हमारे जुनैद भाई जो बड़े शोला बयान है, और यकीनन देखिए सिर्फ बात ये होती है मेरी नज़र में मैं तो कभी भी इस कंपटीशन में नहीं जाता कि कौन किसको क्या, इक्वल राइट्स तो उनका कॉन्सेप्ट गलत हो गया। मैं देखें बाप की सिद्रा, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, आप वो शख्सियत हैं जो टीवी पे बैठ के मीडिया पे अल्लाह के हुक्म से आप दोनों चीजों को उजागर करती हैं। आप यानी आपने कभी बायस नहीं हुआ, ये आप बायस नहीं। प्रॉब्लम हमारी है जो ये हमारे यहाँ हर ड्रामे के अंदर हर जगह औरत को एक मजलूम दिखा के और मर्दों को और बड़ा जुल्म दिखाते हैं। ये क्यों नहीं यकीन करते कि आपके एक बाप जो अपनी बेटी को पढ़ाता है, जो उसके लिए मेहनत करता है, अपने जूते घिस देता है, उसके फटे हुए जूते होते हैं, लेकिन अपनी बेटी या बेटे के लिए जो है वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तालीम देता है, तो वो कितना सफर कर रहा होता है। और हमारे यहाँ जो माशरे में ये चीज कर दी गई है ना कि एक यानी दिखाया जाता है कि मर्द औरत के बाप को एक टायरेंट दिखा देते हैं, एक मॉनिस्टर दिखाते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपने खुद कहा आपके वालिद पीटीवी में काम करते थे, आपको उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस जो है, आपके वालिद का कॉन्फिडेंस मुझे नजर आता है। मैं आपको बताऊं, माय फादर इज द ओरिजिनल डिबेटर। डिबेट्स हमारे यहाँ अम्मी थोड़ी करती थी ना, मेरा कोई शौक था। अब वो हमारे ओरिजिनल डिबेटर थे, जिनकी वजह से ये जेनेटिकली थोड़ा सा तोहफा मिल गया है। बट थैंक यू सो मच याया फॉर कॉलिंग इन। कोशिश देखिए हमारी यही होती है, मैंने अभी थ्रू आउट कल भी हम यही बात कर रहे थे, हमारे रवैयों में बहुत जाहिरियत आ गई है। देखिए, वन कुकी कटर इज़ नॉट द सेम। आई एम श्योर कि दे आर फैमिली यूनिट जिसके अंदर दोनों लोग, या वो मर्द हो या खातून हो, अपना जो अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ रोल है बहैसियत एक बीवी के, बहैसियत एक हस्बैंड के, बहैसियत एक माँ या बाप के, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। उनकी कोई ना कोई कोताही उसमें रह जाती है, उसका वो नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन इसकी वजह से आप पूरे निज़ाम को या तमाम मर्दों को या तमाम औरतों को बुरा नहीं कह सकते। ये जो हमारे रवैयों में जाहिरियत है ना, जिसमें हम बिल्कुल लचक नहीं दिखा रहे हैं, एक तसादुम की कैफियत बर्पा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े जवाल का एक तरह से इंदिया है। मैं समीना, आपकी इस पे क्या राय होगी बहैसियत एक खातून के? आप क्या समझती हैं कि फादर्स के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, या उनको हम जो पेंट करते हैं एज अ फिगर कि यार ये बड़े डिस्कनेक्टेड हैं, कोई जज्बात नहीं है इनके अंदर, कोई फीलिंग्स नहीं होती, ये क्यों रीइटरेट करते हैं हम लोग बार बार? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों जो रिश्ते थे ना, माँ और बाप का, ये कॉम्प्लीमेंटिंग थे। सही। हमने इनमें राइवलरी क्रिएट कर दी है, और राइवलरी दोनों मियाँ बीवी के बीच में नहीं आती, ये कहीं थर्ड पार्टी से आती है। और वो कहाँ से आती है? आइदर इट्स समवन फ्रॉम हिज फैमिली और फ्रॉम हर फैमिली, कि तुम ये सारे काम कर रही हो, वो क्यों नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, काम वो भी कर रहा है, पूरे अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है, बच्चे तो दोनों के ही है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अपने घर की बातें किसी तीसरे फर्द को बताना शुरू कर देते हैं ना, तो उनका जो इंसाइट, उनका जो इनपुट आ जाता है ना, तो कहीं मैं बेचारी बन जाती हूँ, ठीक है, मैं मजलूम बन जाती हूँ। जब उनके घर वाले उनको बातें बताते हैं कि सारा वक्त तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी बेगम काम नहीं करी, तो ये जब राइवलरी क्रिएट कर दी जाती है, जैसे आपने एक बात अभी ब्रेक में कही थी कि इंतशार वाले जो जुमले कहे जाते हैं, वो क्यों कहे जाते हैं? बिकॉज हमारे घर के मसले, बहैसियत एक खातून के हमें जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। देयर आर टाइम्स व्हेन वुमेन फील, और मैं ये नहीं कह रही उनकी फीलिंग्स को रद्द नहीं कर रही, हो सकता है उनके साथ ज़्यादती हो रही हो, लेकिन वो अपने बेटे को परवान ही इस नीयत से चढ़ाती हैं कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मेरा मुहाफिज होगा, और उसको बाप के मुकाबले पे खड़ा कर देती हैं। ये भी तो हमारे यहाँ रिवायत है ना, हो रहा है हमारे यहाँ। बिल्कुल है। इससे क्या बिगाड़ पैदा होता है? अगर मरियम आपके ख्याल में, when you make the son the rival? Definitely, because that rivalry shows that your mother was against the father, right? Yes. That travels in the family then. So it's always like, इन्होंने बोला कि ये जैसे ये इन्होंने तो ये कहा ना कि लड़की की फैमिली या लड़के की फैमिली जब इन्वॉल्व होती है, मेरे ख्याल से इस तरह की कोई भी बात जो होती है, अगर मियाँ बीवी में 100 बातें हो सकती हैं, वो बच्चों के सामने भी नहीं करनी चाहिए। रीज़न इज़ कि आपके बच्चे जब देखेंगे ना, तो वो एक को तो मजलूम समझेंगे ना,
बिकॉज माएँ रो पड़ती हैं, माओं के आंसू जल्दी निकल आते हैं या औरतों के जल्दी निकल आते हैं, तो वो उनको यही लगेगा कि शायद माय मदर इज काइंड बिकॉज ऑफ द फादर। तो ये तो बहुत गलत हो जाता है। और अमूमन आप सही कह रहे हो कि अमूमन ऐसा होता है कि बेटों को आप यू कीप योर शेल्टर के ये मेरा ये बड़ा होगा तो ये बाप को जरा थोड़ा उस वक्त तक अब्बा की अम्मा सुनती रहती हैं जब तक बेटा छोटा होता है। जैसे ही बेटा बड़ा हुआ नहीं फिर उसकी आड़ लेके अब्बा जान, और खास तौर पे अगर अब्बा जान रिटायर हो रहे हो और खास तौर पे अगर अब्बा जान ने घर ना बनाया हो और बहुत ज्यादा प्रोविडेंट फंड ना हो, क्या करेंगे भाई? ये पैमाना रह गया है एक अच्छे वालिद का कि पैसे ज्यादा होने चाहिए आपके पास। मेरा दिल फट जाता है, मेरा कलेजा फट जाता है, और मुझे तकलीफ इतनी होती है कि मैं कभी कभी ऐसी औलादों के बारे में सोचता हूँ कि इन औलादों की जुबान इस जुमले को अदा करने से पहले जल क्यों नहीं जाती, कट क्यों नहीं जाती? और फिर इसके साथ आगे भी क्या होगा? जो अपने बाप को खड़े होकर ये कहती हैं कि आपने हमें दिया ही क्या है, पूरी जिंदगी किया ही क्या है, छोड़ के क्या जा रहे हैं हमारे लिए? पूरी जिंदगी आपने जो है अपनी ईमानदारी के साथ गुजार दी, ऑनेस्टी के साथ गुजार दी। आपने तो एक तमगा ले लिया माशरे से कि आप बहुत ही बाविकार और बाइज्जत किस्म के आदमी हैं जिन्होंने हलाल कमाया है। ये छोड़ा है आपने हमारे लिए कि किराए का घर मौजूद है, कारोबार भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी मौजूद नहीं है, हम अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे? तो फैसी औलादों पे साहब कि जो अपने बाप से ये सवाल करें। वो लम्हा तो सोचो, वो लम्हा के जिस लम्हे तुम दुनिया में आए थे, छोटे से थे, छोटे से इतने से थे, गज भर के, 1.5 गज भर के, ये होगा ना, ये गज भर का बच्चा होता है ना, और क्या होता है? बात यह कि जिस वक्त गज भर के थे और तुम्हारे बाप ने तुम्हें पहली मर्तबा गोद में उठाया था, जरा सोचिए, और जिस वक्त तुम्हारे बाप ने किसी मौज़िन को, किसी इमाम को, किसी मौलवी साहब को, किसी आलिम को या खुद तुम्हारे कान में अज़ान दी थी, उस खुशी को, वो जो खुशी का लम्हा है ना, तुम तसव्वुर नहीं कर सकते हो कि बाप की उस खुशी का आलम क्या होगा। आज भी मेरे इस माशरे में सिद्रा, आज भी मेरे इस माशरे में सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बहार हो, उस बाप के पास कुछ ना हो खाने को, वो बेचारा सुबह उठेगा, किसी से भीख मांगेगा, कर्जा लेगा, कुछ भी करेगा। जब उसकी माँ बच्चों को तैयार कर देती है ना स्कूल के लिए, वही बाप जो है या तो अपनी औलाद को गोद में उठाकर या कांधों पर बिठाकर या मोटर बाइक पे बिठा के लेके जाता है। वो मंजर देखने वाला होता है कि जिस वक्त बाप ओन करता है जिम्मेदारी को और औलाद को स्कूल छोड़ कर आता है, फिर जाता है अपने रोजगार के लिए, कुछ भी करता है, किसी भी तरह से मतलब लेके आता है, घर के लिए जो है रोजी रोटी लेके आता है, चाहे दिन भर भूखा प्यासा रहे, पानी के घूंट पे चलता रहे, लेके आता है और फिर शाम को भाई मुझे उसी औलाद के लिए सब कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, और यकीनन हमें अपने बलबूते पे आगे बढ़ना चाहिए। जितने लोग अपने आप को सेल्फ मेड कहते भी हैं, वो तमाम, जैसे अभी कहा गया कि परवरिश के मराहिल याद कर लीजिए, जब आप इतने से थे और आप कुछ करने के काबिल नहीं थे, इस पॉइंट तक वो आपको पहुंचाया, अब आगे तो खुद चलना सीख लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मोहसिन भाई भी हमारे साथ होंगे, जरा पाकिस्तानी ड्रामों पे भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या किरदार है, एक माशरे का तसव्वुर और उसके ख्यालात पे अपना एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं वो कैसे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहन साजी में कहानियों का, कहानी नवीसी का एक बहुत अहम किरदार होता है, और मीडिया के पास ये पावर है कि अपने ड्रामों के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए वो सोच को बना भी सकती है, उसको परवान भी चढ़ा सकती है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामों में हम जो वालिद का किरदार देखते हैं वो अमूमन काफ़ी गैर अहम होता है? ऐसा लगता है कि जो मेन प्लेयर्स हैं फैमिली, अगर फैमिली ड्रामा है तो जिन रिश्तों पर ज़्यादा फोकस होता है वो होता है हस्बैंड वाइफ, और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि तमाम के तमाम जो बहनें हैं, वालदा हैं, सास है, बहू है, इनकी बात हो रही होती है। लेकिन घर के सरबराह की जो हैसियत होनी चाहिए, और खुसूसन अगर आपके बेटे की शादी भी हो रही है, हेड ऑफ द फैमिली हयात है, वो चीज़ों को देख रहा है, तो उसका एक वकार, एक उसकी कोई हस्ती दिखानी चाहिए, वो हमें मिसिंग एलिमेंट रखता है। यही सवाल मैं करना चाहूँगी। हमारे साथ अब मौजूद है मोहसिन मिर्ज़ा साहब, बहुत ही मशहूर और कामयाब ड्रामा डायरेक्टर हैं ऑफ पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई हमें ज्वाइन करने का। मुझे बताइए कि वालिद एक बहुत बड़ी हस्ती, एक बहुत अहम किरदार हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं उसमें उसको काफ़ी गैर अहम या साइड कैरेक्टर दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? जी वालेकुम सलाम सिद्रा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे मुंतखब किया और मेरी राय जानना चाहिए। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जो भी मैं जवाब आपके इन सवालों का देना चाह रहा हूँ वो मेरे ज़ाती ओपिनियन है, मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी सोच है। सही। बहुत से लोगों को इससे इख्तिलाफ भी हो सकता है और बहुत सी राय मेरे साथ भी हो सकती है। जी। आपने जो सवाल किया कि हमारे ड्रामों में ये चीज़ नहीं दिखाई जाती, बाप बड़ा अहम किरदार है बेशक एक फैमिली के लिए, हर फैमिली के लिए सरबराह है, लेकिन ड्रामों में उसकी अहमियत उस तरह से नहीं दिखाई जाती, बल्कि
मैं तो ये जवाब दूंगा कि इत्तेफाक है कि मेरी नज़र से जी मेरे करियर में भी और करियर से पहले भी जी ये गुजरा है ज़्यादातर कि अगर नेगेटिव कोई साहब है, कोई बाप है, हाँ तो उन पे तो ड्रामा दिखाया जाता है, जिनका किरदार ख़राब हो या जिनकी परवरिश ख़राब हो, जो याश हों, जो जालिम हों, जो सख्त मिजाज हों। लेकिन एक मुशफ़िक़ बाप, एक तमीज़दार बाप, एक नेक बाप, ये ज़रा शाज़ व नादिर ही देखने को मिलता है। सही। शायद उसकी वजह ये है कि आज के दौर में तो ख़ास तौर से बहुत ही ग्लैमराइज है, बहुत ही कमर्शियल है, और झगड़े, लड़ाइयाँ, साजिशें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जेलसीज, इंतकामी कार्रवाइयाँ, जादू, तावीज़, गंडे, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रेटिंग्स आती हैं, शायद ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है पब्लिक शायद, तो इसलिए वो तमाम काम ख़वातीन ही चूँकि शायद कर रही होती हैं तो उन्हीं को हाईलाइट किया जाता है। जबकि अच्छा एक दो मेरे ऐसे प्लेस मैंने किए। एक मेरा प्ले था बड़ा अच्छा, सिरात मुस्तकीम उसका नाम था जी, और फिरदौस जमाल साहब और समी खान, इन दोनों के बीच में ये पूरा ड्रामा हमने तय किया था, तो वो बड़ा अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। लेकिन जो आपने इसमें इशू किए हैं वो बड़े अहम हैं कि वाकई एक गैर अहम सा किरदार हम फादर को दे देते हैं, और यही अनफॉर्चुनेटली अब हमारे माशरे में भी हो रहा है। जो चीज़ हमारे जहन से स्लिप करती चली जाती है शायद फिर वो प्रैक्टिस में भी आ जाती है। अच्छा, ये आखिरी 10 सेकेंड्स रह गए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वक्त भी नहीं रह गया। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, समीना जी, मरियम जी, जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। कोशिश कीजिए जी इस तरह फोकस वापस लेके आए, कंपैशन को, टॉलरेंस को वापस लेके आए, और हर चीज़ को तोड़कर उसको बिगाड़ कर नया निज़ाम बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।